नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। तो पहली खबर की बात करेंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने सभी चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र देकर के उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस कार्यक्रम में 200 सहायक अध्यापकों को सीएम ने नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रारंभिक शिक्षा वर्ष 2024 के अंतर्गत इन सभी शिक्षकों को चयनित किया गया है। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सहायक अध्यापकों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि 16,000 से ज्यादा अध्यापकों को अभी तक नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2,906 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीएम ने शिक्षकों से गुणवत्ता परक शिक्षा को लेकर कहा कि नौनिहालों के उज्जवल भविष्य अध्यापकों के हाथ में होते हैं। सबसे पहले शिक्षक माता पिता होते हैं जो कि हमें संस्कार देते हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान शिक्षक का होता है। शिक्षा में नवाचार का प्रवेश हो रहा है और स्मार्ट क्लास में ई लर्निंग डिजिटल का अभिन्न अंग बन चुका है। इसलिए कम आए हैं कि आप लोग 13 के 13 जिलों में फॉर्म भरते थे, तो थोड़ा मैंने भी महेंद्र सिंह रावत स्वीटी लाइन पे यहाँ पर खड़े लेते हैं। सतवीर गुसाई। शिक्षा विभाग में 400 से ज्यादा सहायक अध्यापकों के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और इसी माह हमारा लक्ष्य है कि 2900 से भी ज़्यादा सहायक अध्यापकों को शिक्षा विभाग में नियुक्ति दी जाए। और ये भर्ती अभियान हमारा बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी तक 16,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ विभिन्न विभागों में दे चुके हैं और जहाँ सरकारी विभागों में नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है, वहीं रोजगार मेलों के माध्यम से जो हमारे अन्य सेक्टर हैं, अन्य संस्थान हैं, उन संस्थानों में भी, उद्योगों में भी हमारे राज्य के नौजवान युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं। पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया हो रही है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं के प्रति नौजवान युवाओं का उत्साह बढ़ा है, उनकी सोच भी बदली है, उनका आत्मबल भी बढ़ा है, आत्मविश्वास भी बढ़ा है, क्योंकि अब उनको लगता है कि मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तैयारी करेंगे और निश्चित रूप से उनको नियुक्ति मिलेगी। और पहले भी नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो 5 साल 6 साल से लगातार भाग ले रहे थे, उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं नकल माफिया हावी थे। अब कोई भी नकल माफिया हमारे राज्य के नौजवान युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। सर, केदारनाथ में जिस तरीके से तेज गति से काम हुआ, तो वहाँ पे सड़क मार्ग लगभग थोड़ा खोल दिया है पैदल के लिए, किस तरह देखते हैं और थोड़ा तेजी से? हमारा पहले दिन से फोकस था कि जल्दी से जल्दी केदार घाटी की स्थिति सामान्य हो। जो 29 स्थानों पर सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, पुल क्षतिग्रस्त हो गए थे, भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार के सभी संस्थान, हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग, आपदा प्रबंधन के लोग, जिला प्रशासन के लोग, वहाँ पर तीर्थ पुरोहित समाज के लोग, केदार सभा, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, व्यापार सभा के लोग, सब लोगों ने मिलकर, सामाजिक संगठनों के लोगों ने मिलकर वहाँ पर इस आपदा से जल्दी से जल्दी उसको ठीक करने का अभियान लिया। सबने अपना सहयोग किया। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी बाबा केदार की यात्रा और ज़्यादा तेज गति से चले। उसके लिए जो भी हमारे रास्ते इत्यादि बनने हैं, उन पर द्रुत गति से काम होगा। अभी जो वैकल्पिक मार्ग बने हैं, उन मार्गों को और अच्छी तरीके से सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे कि अब जो यात्रा चरम पर आने वाली है, उस यात्रा में कोई व्यवधान नहीं होगा। उस पर हमारा काम चल रहा है। सर, आंदोलन के नाम पे जिस तरीके से सरकारी संपत्ति को जो लोग आप लोग देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 6वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कुशल प्रशासक, राजनीतिज्ञ और लोकप्रिय जननेता के साथ महान वक्ता थे, जिन्हें समाज के सभी वर्गों के लोग सम्मान देते थे।
तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर आपको बता दें कि ये उनकी 6वीं पुण्यतिथि थी, जिस पर पूरे देश ने उनको याद किया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनको याद कर उनके चित्र पर यहाँ पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के विधानसभा खटीमा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 6वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद करते हुए नमन किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए बलिदान स्मारक में साफ सफाई के साथ वृक्षारोपण का कार्य भी किया। इसके साथ ही बलिदानियों की प्रतिमाओं की साफ सफाई भी की और कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का संपूर्ण जीवन सभी जनप्रतिनिधियों के लिए एक मार्गदर्शिका है। अटल जी की स्मृतियां हम सभी के हृदय में सदैव जीवंत रहेंगी। इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की 6वीं पुण्यतिथि पर खटीमा चौराहे पर पेड़ों का वितरण भी किया गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में उनके चित्र पर माला अर्पण कर उनको याद किया। रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के मजबूत आधार स्तंभ रहे। देश के प्रधानमंत्री रहते परमाणु प्रशिक्षण कर भारत को विश्व में पहचान दिलाने और विश्व पटल पर हिंदुस्तान की मजबूत छवि बनाने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही जाता है। उनको याद करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता शहर में पौधे वितरण का कार्य कर रहे थे और कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष जीवन धामी, नगर महामंत्री मनोज बाधवा, जिला मंत्री सतीश गोयल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारे परम श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पे हम सब भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा आज एक ये पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया और ये कार्यक्रम के तहत हम लोग इस खटीमा क्षेत्र में तमाम और अन्य कार्यक्रम भी कर रहे हैं, जैसे इस शहीद स्मारक में साफ सफाई और वृक्ष वितरण कार्यक्रम भी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रखा गया। और अगली खबर मसूरी से है। आपको बता दें कि मसूरी में बीजेपी मंडल के तत्वाधान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 6वीं पुण्यतिथि पर मसूरी बीजेपी कार्यकर्ता तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी के सभागार में इकट्ठे हुए और अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। मसूरी बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल, रजत अग्रवाल, महामंत्री कुशाल राणा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को मजबूत देश बनाने व समानता के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया। उनके समय पूरे विश्व में भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा प्रभारी के रूप में कार्य किया। उनका राजनीतिक जीवन 1942 में शुरू हुआ। भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ था। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में विकास को गति दी। उन्होंने गरीबों के लिए अंत्योदय कार्ड योजना के तहत राशन की व्यवस्था की। चतुर्भुज योजना के तहत सड़कों का जाल बिछाया। उन्होंने कहा कि अटल जी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में थे। उन्होंने विदेशों में भारत का डंका बजाया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अटल जी के बताए मार्ग पर चलकर देश को विश्वगुरु बनाए जाने के लिए कार्य कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि मसूरी में कंपनी गार्डन का नाम बदलकर अटल गार्डन करने के साथ गार्डन में अटल जी की आदमकद मूर्ति भी लगाई जानी है और उनको पूरी उम्मीद है कि 25 दिसंबर अटल जी के जन्मदिवस पर मूर्ति का अनावरण कर कंपनी गार्डन का नाम अटल गार्डन हो जाएगा। सर्वोच्च नेता माननीय श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। हम यहाँ पर आज आकर यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ऐसे राजनीति के पुरोधा जिन्होंने कभी गलत तरीके से कभी समझौता नहीं किया राजनीति में,
3 बार प्रधानमंत्री रहे, एक बार तो मात्र 13 दिन की सरकार, कहीं समझौता नहीं किया, मात्र 13 दिन की सरकार उन्होंने अपनी। ऐसे राजनीति के संगठनकर्ता, दार्शनिक, राजनीतिक ऐसे शायद ही बिरले सालों हजारों साल में जन्म लेते हैं। आज उन्हीं के बताए मार्ग पर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, चल रहे हैं। आज देश उनके नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ रहा है। आज अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया जा रहा है। उनकी राजनीति में जो उन्होंने, संगठन में जो उन्होंने अपना सब कुछ दिया, आज उनको याद कर रहे हैं कि ऐसे पुरुष राजनीति के जिन्होंने पूरे संगठन को एक रखा और इस देश को आगे बढ़ाया, ऐसे पुरुषों को आज हम पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। रास्ते पर आगे चल रहा है, चाहे उनके जब 1998-99 से जो सरकार थी उसके किए गए कार्य की जो भूमिका बंधी हुई थी, चाहे पूर्वोत्तर की रेलवे लाइनें हो, चाहे सड़क का हो, चाहे टनल का हो, जम्मू कश्मीर का हो, आज सारी चीज़ें और जो परमाणु पोखरण में जो परमाणु विस्फोट किया गया था, दुनिया ने भी उनका लोहा माना। भारत उस समय कमज़ोर स्थिति में था, प्रतिबंध लगने के बाद भी उन भारत को मजबूत स्थिति में लाए और उसी गति से आज अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर चल रही। भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और सबको मिलके, महापुरुष किसी के नहीं होते, महापुरुष के बताए गए रास्ते पे उन्होंने अपनी सारी सेवा देश के लिए दी, अपना सारा जीवन देश के लिए, संगठन के लिए समर्पित किया। ऐसे महान सपूत को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते और प्रत्येक साल करते रहते हैं। मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अटल जी के दिखाए रास्ते पर चलने का हमें एक मात्र रास्ता है जिससे भारत विकास की ओर जा सकता है। अटल जी भाजपा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और ऐसा सौभाग्य उन्हें मिला, और ऐसा सौभाग्य आज हमारा है कि जो उन्होंने बातें देश के लिए कही, जो बातें उन्होंने, जिनको आगे उन्होंने बढ़ाया, उसी मार्फत आज देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे चल रहा है, देश विकास की ओर है। और हम यही चाहेंगे कि भगवान अटल जी की आत्मा को शांति दें और हमें उनके रास्ते पर चलने की हिम्मत दें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग को श्रमिकों की कड़ी मेहनत के बाद दुरुस्त कर दिया गया है, जिससे कि यूपी, गुजरात और हरियाणा से कुछ तीर्थ यात्री 15 दिन बाद पैदल चलकर केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। 260 श्रमिकों की कड़ी मेहनत के बाद पैदल मार्ग बनाया गया है। वहीं प्रशासन से मिल रहे सहयोग पर केदारनाथ धाम पहुंच रहे तीर्थयात्रियों ने धामी सरकार का आभार जताया है। आपको बता दें कि 31 जुलाई की रात केदारनाथ पैदल मार्ग पर आई आपदा के कारण पैदल मार्ग जगह जगह टूट गया था, जिसके बाद सबसे पहली प्राथमिकता के तहत पैदल मार्ग से तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। मुख्यमंत्री धामी की निगरानी और डीएम सौरभ गहरवार के नेतृत्व में चले रेस्क्यू अभियान में हजारों श्रद्धालुओं और स्थानीय जनता को हेली सेवा के साथ पैदल आवाजाही से उनकी जान को बचाया गया। इसके बाद प्रशासन की ओर से पैदल मार्ग को तेजी के साथ दुरुस्त करने की चुनौती थी। इस चुनौती को भी जिला प्रशासन ने पार कर लिया और आपदा से 19 किलोमीटर पैदल मार्ग 29 जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया था। तेजी से काम होने के चलते अब पैदल मार्ग के 1-2 जगहों पर ही परेशानी बनी हुई है, जहां पर सुरक्षा जवान तीर्थयात्रियों को रास्ता पार करवा रहे हैं। ऐसे में पैदल चलकर धाम पहुंच रहे देश के कई राज्यों के भक्तों में भी खुशी देखने को मिल रही है। केदारनाथ धाम पहुंचे तीर्थयात्रियों ने कहा कि पैदल मार्ग दुरुस्त हो गया है, लेकिन 1-2 स्थानों पर अभी भी दिक्कत है। जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग की ओर से अच्छी व्यवस्थाएं मिल रही है। अब तक 10,93,632 श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। इन दिनों 150 से 200 के करीब तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। हेली सेवाओं के साथ ही पैदल चलकर भी बाबा के भक्त धाम पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैदल मार्ग के डेंजर वाली जगहों पर सुरक्षा जवान तैनात किए गए हैं, जो भक्तों को सुरक्षित यात्रा करवा रहे हैं। जिला प्रशासन का प्रयास है कि जल्द से जल्द पैदल मार्ग को और अधिक दुरुस्त किया जाए, जिससे ज्यादा संख्या में भक्त बाबा केदारनाथ के धाम पहुंच सके। पैदल मार्ग पर सैकड़ों की संख्या में लोनीवी गुप्तकाशी के श्रमिक मार्ग का ट्रीटमेंट करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा सोनप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग को भी दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। यहां भी जल्द ही वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। एनएच विभाग की मशीनें और श्रमिक रात दिन राजमार्ग को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं।
श्रमिकों की मेहनत से अब पैदल मार्ग बनकर के तैयार हो गया है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो पिछले कई महीनों में उत्तराखंड में जो आपदा देखने को मिली है, उसके बाद जो स्थिति वहां पर बनी हुई थी, केदारनाथ धाम में लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वहां पर लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही थी, हमने देखा किस कदर वहां पर भूस्खलन की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ गई थी, क्योंकि बाढ़ और बारिश का प्रकोप पूरी तरीके से उत्तराखंड में देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से केदारनाथ जाने वाले कई ऐसे मार्ग थे जो कि पूरी तरीके से बाधित हो गए थे। कई श्रद्धालु वहां पर फंसे हुए थे। श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने का प्रयास भी किया जा रहा था, और अब जो मार्ग वहां पर बाधित थे, वहां से दोबारा से पैदल यात्रा शुरू हो गई है। और कुछ स्थान अभी ऐसे बचे हुए हैं जहां पर अभी 1 से 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर अभी पैदल रास्ता नहीं है, यानी कि पैदल मार्ग वो नहीं है, उस पर काम फिलहाल अभी जारी है। पैदल मार्ग पर सैकड़ों की संख्या में लोनीवी गुप्तकाशी के श्रमिक मार्ग का ट्रीटमेंट करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा सोनप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग को भी दुरुस्त करने का काम तेजी से जारी है। अगस्त है, सावन मास की एकादशी है, बहुत अच्छा दिन है। हमें दोबारा का दिन गुरुवार भी है, गुरुवार भी है। आज बहुत अच्छा दिन है और हम लोगों को आने दिया, इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। जो वहाँ पे जो पुलिस लोग था, एनडीआरएफ वाला तो किसी ने रोका नहीं आपको? रोका था, एक दो जगह पे रोका था, पूछा, लेकिन जाने से रोका? जाने से नहीं रोका। तो आप सरकार बहुत समय में अच्छा काम किया है सरकार ने, वो तो संतुष्ट होना ही है हर सबको। बहुत अच्छा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब कोई दिक्कत हो रहने की, खाने की, तो आपके लिए दिक्कत हो तो आप बताइए, हम मंदिर में आ रहे हैं। ठीक है, सारी हर हर महादेव, हर हर महादेव। और हम लोगों को आज 15 अगस्त दिन में, इस दिन में, स्वतंत्रता के दिन में हम लोगों को आने 15 अगस्त है, सावन मास की एकादशी है, बहुत अच्छा दिन है। हमें दोबारा का दिन गुरुवार भी है, गुरुवार भी है। आज बहुत अच्छा दिन है और हम लोगों को आने दिया, इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। जो वहाँ पे जो पुलिस लोग था, एनडीआरएफ वाला तो किसी ने रोका नहीं आपको? रोका था, एक दो जगह पे रोका था, पूछा, लेकिन जाने से रोका? जाने से नहीं रोका। तो आप सरकार बहुत समय में अच्छा काम किया है सरकार ने, वो तो संतुष्ट होना ही है हर सबको। बहुत अच्छा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब कोई दिक्कत हो रहने की, खाने की, तो आपके लिए दिक्कत हो तो आप बताइए, हम मंदिर में आ रहे हैं। ठीक है, सारी हर हर महादेव, हर हर महादेव। और हम लोगों को आज 15 अगस्त दिन में, इस दिन में, स्वतंत्रता के दिन में मुख्यमंत्री के निर्देशन पर जनपद प्रभारी चारधाम यात्रा सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने केदार घाटी में अतिवृष्टि के बाद चल रहे कार्यों का संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग से 72 से 75 किलोमीटर तक पैदल भ्रमण करते हुए अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जनपद के प्रभारी सचिव ने लोनीवी के एनएच डिवीजन और साथ ही सिंचाई विभाग के कार्यों का मौका पर मुआयना किया। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त मार्ग के यहां पर सरलता करने के लिए लोक निर्माण विभाग की पूरी टीम राष्ट्रीय राजमार्ग से 72 किलोमीटर से क्षतिग्रस्त मार्ग को दुरुस्त करने के लिए तैनात है। इसके साथ ही अंतिम क्षतिग्रस्त मार्ग के 75 किलोमीटर तक भी निरीक्षण किया गया, जहां पर जेसीबी मशीन काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को तत्परत गति से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इसके अलावा अन्य ऐसे स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां भविष्य में भूस्खलन की संभावना से मार्ग क्षतिग्रस्त होने की अधिक संभावनाएं हैं। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने जनपद के प्रभारी सचिव को अवगत कराया कि ऐसे चिन्हित किए गए मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए टीएचडीसी को प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। इस पर जनपद के प्रभारी सचिव ने प्रस्ताव में अति संवेदनशील स्थानों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। सिंचाई खंड के लिए किए जा रहे कार्यों में सोनप्रयाग में सोन नदी के दोनों ओर चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने बताया कि सोन नदी की बाई ओर कार्य का करने से 1 से 2 दिनों में शुरू करवा दिया जाएगा। वहीं इस नदी की दाईं ओर का कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ साथ सीतापुर पार्किंग वाले क्षेत्र का भी निरीक्षण किया जा रहा है। इसके बाद जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के साथ भी विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया जाएगा। शासन स्तर से जिला प्रशासन को दी जाने वाली हर आवश्यक मदद के लिए शासन को अवगत करा दिया जाएगा।
रुद्रप्रयाग के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में ऑफिस बनाकर लोगों से पुलिस अधिकारियों के नाम पर अवैध वसूली करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। मामले का खुलासा जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने रुद्रपुर कोतवाली में करते हुए बताया कि बीते दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति ने 2 लोगों के जमीनी विवाद में पुलिस के अधिकारियों के नाम पर पैसे लिए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। एसएसपी के अनुसार फुलबी रेशमबाड़ी थाना रुद्रपुर में पुलिस को तहरीर दी, जिसमें कहा कि उसने लालपुर किच्छा में संतोख सिंह से एक प्लॉट खरीदा था, जिसका पूरा भुगतान साल 2022 में कर दिया गया था। महिला का आरोप है कि संतोख सिंह ने टाल मटोल कर ना तो प्लॉट की रजिस्ट्री की और ना ही कब्जा दिया। इसी बीच एक व्यक्ति शादाब महिला से खुद को पत्रकार बताकर मिला और कहा कि पुलिस में कई अधिकारियों से मेरी पहचान है और मुझे 40,000 रुपए दोगे तो मैं पुलिस वालों पर दबाव बनाकर संतोख सिंह से प्लॉट की रजिस्ट्री करवाकर तुम्हें प्लॉट का कब्जा दिला दूंगा। महिला ने मजबूरी के चलते शादाब के आवास विकास स्थित कार्यालय में उसे 19,000 रुपए नगद दिए और बाकी रकम काम हो जाने के बाद में देने की बात हुई। पीड़िता के अनुसार काम नहीं होने पर जब उसके द्वारा आरोपी युवक से पैसे वापस करने की मांग की गई तो आरोपी ने धमकाना शुरू कर दिया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया और आरोपी पत्रकार शादाब खान को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आगे की कार्रवाई की गई। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि शादाब खान उर्फ गुड्डू पर इससे पहले भी 2 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें रुद्रपुर में 2 अक्टूबर 2011 में हुए दंगे का आरोप है और दूसरा मुकदमा हल्द्वानी में दर्ज है। वीडियो वायरल होता साथियों, आप सबके संज्ञान में है। एक व्यक्ति द्वारा एक ट्रांजिट कैंप में एक दुकान टाइप खोल के वहां पर खुलेआम एक वीडियो से गरीब लोगों से, एक गरीब 2 लोग दिख रहे हैं, उनसे 20,000 रुपए पैसे ले रहे हैं। उसमें ये भी लिख रहा है कि मैं आपका काम, मतलब ये भी दिख रहा है साफ उस वीडियो में, मैं आपका काम कराऊंगा और ये पैसे से कुछ नहीं होता और ये चौकी थाना भी नहीं होता, इससे तो बहुत बड़े बड़े ऑफिसर का मामला है करके 1 लाख रुपए लगेंगे करके बोल रहे हैं। क्योंकि हमें जानकारी में आया कि वो व्यक्ति अपने आप को तथाकथित मीडिया से जुड़ा हुआ आदमी बोलता है, इसलिए मैंने जांच के लिए दिया था। जांच में वादी ने पूरा पुष्टि करा, एक गरीब लोग है वो बेचारे, उनका कुछ दूसरे व्यक्ति के साथ ट्रांजिट कैंप में अपने मकान को लेकर छोटा सा विवाद है, रजिस्ट्री या स्टैंप को लेकर, स्टैंप पेपर और रजिस्ट्री को लेकर विवाद है। वो उसको ये लुभा के अपने पास लाया और उनको 1 लाख रुपए का पैसे का एंटा और कुल मिला के धमकी देके उसका रंगदारी मांगा और 20,000 रुपए तो लिया वीडियो में, उसके अलावा भी और पैसे देने की बात हो रही है। उसके बाद इन्हीं को धमकाने लग गया कि 1 लाख रुपए नहीं दिया तो तुम्हारा रजिस्ट्री दूसरी पार्टी को करा दूंगा, तीसरी को करा दूंगा, तुमको मतलब तुम्हारे को व्यक्तिगत नुकसान कराऊंगा करके रंगदारी का मामला भी सामने आया है। तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रांजिट कैंप पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। शादाब उर्फ गुड्डू नाम का व्यक्ति है, उसका रुद्रपुर में दंगे का आरोपी है। 2012 में दंगे हुआ था, उसमें से 147, 148, 302, 307 का चार्जशीट जा चुका है। हल्द्वानी में भी इसके ऊपर मुकदमे है। अब ये तीसरा मुकदमा भी हो गया रंगदारी का। और भी कोई कंप्लेंट्स आता है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी नियमानुसार विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। थैंक यू। उत्तराखंड में राज्य के सभी जिलों में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी देहरादून में खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी कई चेक पोस्ट पर प्रदेश के अन्य जगहों में आने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रही हैं। आपको बता दें कि इस समय प्रदेश में 4 धाम यात्रा और पर्यटन गतिविधियों के साथ त्योहारों को देखते हुए खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की ओर से प्रदेश भर में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। देहरादून के खाद्य संरक्षा अधिकारी पीसी जोशी ने बताया कि विभाग की ओर से अभियान चलाकर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पता चल जाता है जैसे जिसका होते हैं इंसान के लिए, तो इस और किस तरीके की कार्रवाई चल रही है? जो बॉर्डर से दूसरे सहारनपुर से आ रहे हैं उसको किस तरीके से रोक रहे हैं आप? हाँ, इसमें अभी जैसे बॉर्डर एरिया में हम लोगों ने अभी एक टीम गठित करी थी अभी पिछले 3 दिन पहले ही, और इसमें जो बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही थी उनको चेक किया गया था। और इसमें हमारे साथ ऑडिट की भी टीम थी, साथ में ऑडिट अलग जो सेंटर की ऑडिट है उनमें, तो उसमें हम लोगों ने सैंपल भी लिए
और इससे पहले भी हम लोगों ने कार्रवाई करी है और काफ़ी मात्रा में जैसे नष्ट भी करवाया है पनीर को, और केस भी दर्ज हुआ है। लगभग अभी ये हमारे जो है अभी 1-2 साल के अंदर जो हम लोगों ने क्रिमिनल केस दर्ज करे हैं, इसमें लगभग 23-24 मुकदमे दर्ज हुए हैं जो पनीर और उस पर ही है। तो इसमें पनीर में थोड़ा हम ये देख रहे हैं कि जो लोग जैसे ख़रीदते हैं शादियों ब्याहों के लिए, अब लोग भी क्या है कि इसकी जो है जो डिमांड होती है वो डिमांड में मतलब उसकी करते हैं, लो रेट की करते हैं, क्योंकि ज़्यादा रेट होता है। मार्केट में आप देखेंगे कि 400 रुपये भी पनीर है एरिया में, जो बढ़िया पनीर है। और लेकिन ऐसा था कि जो वेडिंग में और कैटरिंग उस पर जो है क्योंकि जो है जो वो डिमांड करते हैं उसमें जो है वो हल्की डिमांड का होता है, तो वहाँ से बाहर से जो आता है तो उसमें भी हम लोगों ने अभी जैसे हम परसों गए थे तो हमने डेली जो गाड़ियाँ थी उनको हमने वापस करी है चेक पोस्ट से, जहाँ हमें ऐसा लगा उनको हम उसमें एंट्री पॉइंट से उनको हम वापस कर रहे हैं। इसमें हमने पुलिस को भी वहाँ जो हमारी चेक पोस्ट है उनको भी बताया गया है कि मतलब इस प्रकार उसको वो भी चेक करते रहे, कोई सूचना होती है तो हमें भी दें। जनरली पता चल जाता है, जैसे जिसका वो फ़ोन आ गया या किसी का भी पनीर बनता है, सोयाबीन। ये अभी जैसे आगामी त्योहारों को देखते हुए जो है हमारा जो खाद्य सुरक्षा विभाग है, हम लोग इसमें एक तो सैंपलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं और इंस्पेक्शन की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें विशेषकर हमारे जो ज़िले के जो एंट्री पॉइंट है उस पर हम लोग इसमें इंस्पेक्शन और सैंपलिंग कर रहे हैं। कितनी सैंपलिंग आपने ली है अभी तक और कितनी कार्रवाई आपने करी है? अभी जैसे हमने लगभग जो है जो अभी लीगल सैंपल है लगभग 60 के करीब सैंपल हम लोग ने ये भेजे हैं अभी, और इसमें से कुछ सैंपल अभी हमारे फेल भी आए हैं जो मानक के अनुरूप नहीं पाए गए हैं। इसमें जैसे मसाले में है, मसाले में भी हमारे मतलब इसमें 4 सैंपल ऐसे हैं जो मानक के अनुरूप नहीं पाए हैं, और जिसमें आगे जो है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई हो रही है। और दूसरा जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट में है, विशेषकर जैसे पनीर है, पनीर के सैंपल में कुछ कमियां पाई है जिस पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें लगभग 5 सैंपल ऐसे हैं जिस पे हम लोग अभी जो रिपोर्टें हमारे पास आई है इस पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हम देखते हैं होते हैं, जनरली पता चल जाता है, जैसे जिसका वो फ़ोन आ गया या किसी। देहरादून में अब जल्द ही नगर निगम को कड़ा यहाँ पर कूड़ा उठाने का भुगतान क्यू और यहाँ पर QR कोड की मदद से किया जा सकेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत जल्द ही सभी दूनवासियों को QR कोड वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही कूड़ा उठान की गाड़ियों पर भी QR कोड लगाया जाएगा। जिस घर से भी कूड़ा उठान का कार्य किया जाएगा उसका QR कोड स्कैन होगा, जबकि जिस घर से कूड़ा नहीं उठेगा उसकी सूचना नगर निगम को प्राप्त होगी। और उन्होंने बताया कि QR कोड की मदद से एक ओर जहां पारदर्शिता बनी रहेगी तो वहीं दूसरी ओर डिजिटल इंडिया की मुहिम को भी बढ़ावा मिलेगा। ये प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के सहयोग से नगर निगम कर रहा है। इसमें सभी घरों को एक QR कोड दिया जाएगा, साथ ही गाड़ियों को भी QR कोड दिए जाएंगे। जिस घर से भी गाड़ी कूड़ा उठान करेंगी उसका QR कोड स्कैन होगा। जहां से कूड़ा नहीं उठेगा उसकी हमको तत्काल सूचना मिल जाएगी। इससे बेटर मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो पाएगी, बिल्कुल होगी। और उस QR कोड को हम कुछ समय पायलट प्रोजेक्ट करने के बाद जनता के लिए भी खोल देंगे ताकि सभी लोग देख पाएँ कि गाड़ी कूड़ा उठा रही हैं अथवा नहीं उठा रही हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।